नमः संस्कृताय। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और हम लोग शब्दरूप, विभक्ति और वचन के साथ अनुवाद बना रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति तक हो गई थी। आज हम पंचमी विभक्ति को देखेंगे, षष्ठी विभक्ति देखेंगे, सप्तमी और अष्टमी विभक्ति को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पंचमी विभक्ति जो कारक का है, कारक में आपादान कारक उसको कहा जाता है और विभक्ति के दृष्टिकोण से पंचमी होती है। चिन्ह उसका से होता है, जुदाई। अब आएगा गंगा। अब आएगा गंगा, यहां हम लिख देते हैं से, जुदाई आपादान का है, पंचमी है। गंगा हिमालय से, हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए, गंगा के पास कोई चिन्ह नहीं है, लिख दीजिए ऐसे। जहां चिन्ह नहीं है उधर दीजिए गंगा। यहां आगे चिन्ह से कहां का चिन्ह है? आपादान से। आपादान पंचमी विभक्ति एक वचन। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में हम आकारांत बालक का रूप अगर देखते हैं, राम का रूप देखते हैं, तो होता है बालकात। हिमालय का हो जाएगा हिमालयात। बालक का बालकात होगा तो हिमालय का हिमालयात हो। और निकलना का संस्कृत होता है निःसरति। निःसरति मन निकलती। कहेंगे आपको प्रभवती मिलेगा, प्रभवती माने जन्म लेगा। तो भू और प्रभव के युग में भी पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन हमारा अभी वहां विषय नहीं है। हम यहां से केवल ले रहे हैं, इसलिए गंगा हिमालयात नहीं सकती। अब इसका द्विवचन हो जाए, दो वृक्षों से। अगर यही चीज हो जाए, दो वृक्षों से फल गिरता है, फल गिरता है। अब देखिए, दो वृक्षों से छूट गया, से फिर पंचमी का ही चिन्ह। पंचमी द्विवचन लिखेंगे। पंचमी द्विवचन में होता है हिमालयात, हिमालयाभ्याम, बालकात, बालकाभ्याम। तो लिखेंगे वृक्ष का वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम। दो वृक्षों से फल गिरता है, फलानी, पता नहीं। दो वृक्षों से फल गिरता है। यहां सिर्फ यहां से मरता हूं। फलानी इसलिए मैंने लिखा कि दो वृक्ष से फल गिरेगा तो निश्चित रूप से एक दो नहीं गिरेगा, दो से ज्यादा नहीं गिरेगा, इसीलिए मैंने यहाँ फलानी लिखा है। और फलानी जब बहुवचन हुआ तो यहां मैंने बहुवचन क्रिया लिख दी है, फलानी पतंती। अब आएगा वे लोग, या फिर इसी को कर देते हैं, इसी कर्ता को दो केवल हटा दिया जाए। वृक्षों से फल गिरते हैं, गिरते हैं, क्या करेंगे हम? तो वृक्षाभ्याम जो था उसी को हम लोग कर देंगे पंचमी में, वृक्षों से फल गिरते हैं। पंचमी क्या होगा? बालका, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो वृक्षाभ्याम, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, वृक्षेभ्य हो गई फलानी पतंती, वृक्षेभ्य फलानी पतंती। षष्ठी में चले। षष्ठी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि बड़ा सिखा दूं अनुवाद। जैसे बिहार,
की राजधानी, राजधानी आप लोग जानते हैं पटना, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ऐसा करके। देखिए केवल यहां चिन्ह है, काके की षष्ठी संबंध काके की, तो षष्ठी बालक एक वचन में क्या होगा, बालकस्य, बिहार का होगा बिहारस्य, बिहारस्य। इसके बाद कहीं कोई चिन्ह ही नहीं है, ऐसा ही उतार देना है, केवल कुछ नहीं, जहां तक चिन्ह था मैंने यहां अनुवाद बना दिया, इसको ऐसे ही उतार देना। राजधानी पटना का संस्कृत होता है पाटलिपुत्रम, ये आपको लिखना पड़ेगा। अस्ति, बस हो गई। भारतस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति, नेपालस्य राजधानी, उत्तर प्रदेशस्य राजधानी, झारखंडस्य राजधानी, पाकिस्तानस्य राजधानी। अगर यह है तो केवल एक ही जगह, नेपालस्य, पाकिस्तानस्य, भारतस्य बना देंगे, उतार देंगे। राजधानी लखनऊ अस्ति, राजधानी भोपाल अस्ति, बस कुछ नहीं करना था। अब इसका द्विवचन देखते हैं। द्विवचन में जब हम बनाते हैं तो अभी मैंने एक वचन इसका बनाया, अब द्विवचन बनाएंगे। यह घर, घर चाहे विद्यालय दोनों लड़कों का है, दोनों लड़कों का, दोनों लड़कों का है। देखिए यह घर मैंने एक ही घर है तो इदम लिख सकते हैं, कहीं कहीं अयम का भी प्रयोग किया जाता है। इदम गृहम माने होता है घर, इदम गृहम दोनों लड़कों का की षष्ठी द्विवचन, बालकस्य बालकयो, इदं गृहं बालकयो। दोनों लड़कों का अस्ति, यह विद्यालय, यह पुस्तकालय, यह पुस्तक, वही चीज होगा। इसका अंतिम होगा पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा हिमालय है, पर्वतों का राजा हिमालय है। देखिए का आ गया, षष्ठी आ गया, लेकिन अब ये बहुवचन है तो षष्ठी बहुवचन में क्या करेंगे, पर्वतानाम, पर्वतानाम। राजा का संस्कृत होता है नृप, नृपः, हिमालय कोई चिन्ह नहीं है, उतार देना है ऐसे ही, हिमालय अस्ति, वर्तते भी होता है, संस्कृत में वर्तते भी लिखा जाता है, लेकिन मैं सामान्य रूप से अनुवाद सिखा हूं, अस्ति हो गई, षष्ठी हो गई। सप्तमी आ जाए, वह गांव में रहता है, गांव में रहता है, वह का संस्कृत सब, गांव में, एक ही गांव में रहता है, ग्रामे सप्तमी एक वचन, बालके, निवसति वसति कुछ भी हो सकता है, रहता है। वे दोनों दो विद्यालयों में पढ़ते हैं,
पढ़ते हैं, वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, तौ, दो विद्यालय हो गया, विद्यालयो, बालकयो, पढ़ते हैं पठत, पठती, पठत। इसी का अंतिम अगर होगा वे लोग गांवों में रहते हैं, ते ग्रामेषु निवसन्ति। हो जाए। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, नदीषु गंगा श्रेष्ठ अस्ति, पवित्रतमा अस्ति, लड़कों में मोहन सुंदर है, बालकेषु मोहन सुंदर अस्ति, सब में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 7 विभक्तियां। एक अंतिम, चूंकि वैसे वह कारक नहीं है संबोधन, लेकिन अनुवाद में तो पढ़ना है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यही देख लेते हैं। जैसे संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, अरे, अरे राम, अरे राम, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। देखिए, अरे, तो अरे कहां होता है संबोधन में? हे राम, हे राम, तुम का संस्कृत होता है त्वम, और त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए त्वम पदस्य। अरे दोनों लड़कों, अरे दोनों लड़कों आम खाते हो, अरे दोनों लड़कों आम खाते हो। अगर यहां चाहे तो तुम दोनों भी लिख सकते हैं, तुम दोनों आम खाते हो, कुछ नहीं करना, हे ही रहेगा। अच्छा, दोनों लड़कों हो गया, अरे दोनों लड़कों तुम दोनों आम खाते हो, तो हे बालकौ, हे बालकौ, तुम दोनों का हम लोग जानते हैं युवाम, आम्रम, चाहे आम्रानी, खादतः द्विवचन, तुम दोनों है खाद, खादतः होगा। अंतिम है अरे छात्रों, अरे छात्रों, तुम लोग विद्यालय जाते हो, तुम लोग विद्यालय जाते हो, जाते हो, कुछ नहीं करना। अरे हे छात्रा यूयम विद्यालयम, यूयम विद्यालयम गच्छत, हे छात्र यूयम विद्यालयम गच्छत बने। तो इस प्रकार से विभक्ति के साथ कैसे अनुवाद को बनाना है,
हिंदी वाक्यों को लिख करके मैंने सरल विधि से आपको बताया। हो सकता है कि एक बार में समझ में नहीं आए, अगर इसको 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपको अनुवाद बनाने आ जाएगा। और इसी पर अब मैं आपको निबंध लिखना सिखा दूंगा। छोटा छोटा आप निबंध लिख पाएंगे और तब मैं विस्तृत रूप से आपको फिर आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। नमो नमः।